हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। सो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत करती हूँ। और आज हम फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार क्लास लेकर आए हैं विज्ञान की। ठीक है, इससे पहले भी हमने बहुत सारे क्लासेस आपके कराए हैं, और जो भी हमारे सीजी टेट की तैयारी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वो तो जानते हैं कि सीजी टेट के सेशंस में हमने कितने सारे बेसिक क्वेश्चंस कराए हैं। तो फ्रेंड्स, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो भी अगर चाहते हैं कि आपकी तैयारी भी बिल्कुल बेसिक लेवल से हो, तो आप हमारे सीजी टेट के जितने भी सेशंस हैं उनका बिल्कुल अटेंड कीजिए। वहाँ पे हमने लगभग 40+ आपको सेशंस कराए हुए हैं विज्ञान के। तो हर एक सेशन को आप अटेंड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आज क्या क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट कर आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन आपका देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है CH3COOH। ठीक है, यहाँ पे उत्क्रमणीय क्रिया हो रही है और CH3COO माइनस और प्लस H+ यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे एसिटिक अम्ल का जो pKa मान है वो 5 है। ठीक है, सो कौन सा वक्र यहाँ पे pH के फलन के रूप में एसिटिक अम्ल के वितरण को दर्शाता है, बताना है आपको। बताइए, देख लीजिए, थोड़ा सा मिनिमाइज कर रही हूँ मैं। अब देखिए, बताइए। तो कौन सा वक्र यहाँ पे pH के फलन के रूप में एसिटिक अम्ल के वितरण को दर्शा रहा है, बताइए। तो pKa का मान यहाँ पे 5 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए, देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन को। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन पहला जो है यहीं पे इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए। निम्न में से कौन सा लुईस क्षार तथा ब्रोस्टेट क्षार दोनों की ही भांति व्यवहार करता है? सो ऑप्शन है BF3Cl-CO या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा जो क्षार है जो लुईस क्षार और ब्रोस्टेट क्षार दोनों की तरह व्यवहार कर रहा है, आपको बताना है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा लुईस अम्ल और क्षार के परिभाषा क्या है, ब्रोस्टेट अम्लौरी के क्षार और अम्ल की परिभाषा आपने पढ़ा होगा। तो अगर आपने पढ़ा होगा उसके परिभाषाओं को, डेफिनेशंस को, अब तक पता होना चाहिए इसका आंसर। देखिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, क्लोरीन हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए। निम्न में से कौन सा एक प्रतिरोधक विलयन है? ठीक है, सो ऑप्शंस देखिए। NaOH प्लस CH3COOH, NaOH प्लस Na2SO4, K2SO4 प्लस H2SO4 या NH4OH प्लस NaOH। तो एक प्रतिरोधक विलयन इनमें से कौन सा होगा, बताना है आप लोगों को। देखिए, प्रतिरोधक विलयन का आप लोग क्या मतलब समझ रहे हैं, मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए फ्रेंड्स। रेजिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो 101 राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 102 यहाँ पे देखिए। OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मोल। ठीक है, सो करने के लिए जल में नाइट्रिक की कितनी सांद्रता मिलानी होगी? सो देखिए ऑप्शन यहाँ पे 10⁻⁻9 मोल, 10⁻⁻5 मोल, 10⁻⁻1 मोल, 10⁻⁻3 मोल। बताइए, नाइट्रिक जल में नाइट्रिक की कितनी सांद्रता यहाँ पे मिलानी होगी OH की मोल को 10⁻⁻9 करने के लिए? बताइए। क्वेश्चंस की सीरीज आपकी बहुत ही आपको शानदार मिलने वाली है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। ठीक है, हमने बेसिक से आपके स्टार्ट कराए थे सीजी टेट के सेशंस में, आप इनको अटेंड कीजिए और उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और सेल्फ स्टडी करते रहिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, फिर देन यहाँ पे आप आपके प्रैक्टिस कीजिए कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। देखिए फ्रेंड्स, 102 राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। ठीक है, तो नाइट्रिक की आपको जल में 10⁻⁻5 मोल की मात्रा मिलानी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103 देखिए। बाइकार्बोनेट बफर तंत्र रुधिर में CO2 की मात्रा के द्वारा इसका pH मान स्थिर बनाए रखता है। ठीक है, तो हाइपर वैनिलीकरण के दौरान CO2 की सांद्रता कम हो जाती है, तो इस प्रक्रम में pH क्या होगा? ऑप्शन से बढ़ जाएगी, घट जाएगी, प्रक्रम के समय पर निर्भर करेगी या अपरिवर्तित रहेगी। देखिए आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, समझ लीजिए इसको।
जिन्होंने भी अभी तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लिए फ्रेंड्स, क्योंकि हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती, जो बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती इस बार होने वाली है, उसकी तैयारी हमने स्टार्ट कर दी है। लगातार यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए, हम भी यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए। तो देखिए 103 राइट आंसर इज ऑप्शन ए, उसका पीएच जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए यहाँ पे, साधारण शुष्क वायु में निम्नलिखित गैस उपस्थित होती है। तो शुष्क वायु में कौन सी गैस होगी बताइए। ऑप्शंस हैं नाइट्रोजन, ऑर्गन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसको आपको क्या करना है, प्रतिशत मात्रा के अकॉर्डिंग उसको घटते क्रम में आपको अरेंज करना है, ठीक है। सो घटते क्रम में आपको अरेंज करना है। सो पहले आपका कौन सा सबसे, जिसकी अधिक मात्रा होगी वो सबसे पहले होगा। देखिए सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है शुष्क वायु में, मुझे तो पता है आंसर। तो सबसे अधिक मात्रा होती है फ्रेंड्स यहाँ पे नाइट्रोजन की, ठीक है। तो पहला यहाँ पे नाइट्रोजन हो जाएगा। तो आप ऑप्शन सी को काट दो, ठीक है, और डी को भी काट दो। अब बताओ ए और बी दोनों में यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको नाइट्रोजन दिया हुआ है, दूसरा क्या होगा, दूसरी सबसे अधिक पाई जाने वाली यहाँ पे कौन सी गैस होगी नाइट्रोजन के बाद, सभी को पता होना चाहिए, ऑक्सीजन होता है, राइट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो पहला नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा ऑर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो सबसे कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक वायुमंडल की ओजोन परत को नष्ट करने का मुख्य कारण है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई थिंक आप सबको इसका आंसर पता भी होगा, फिर भी हम इसका ऑप्शन देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बताइए कौन सा गैस जो है सबसे अधिक ओजोन परत को नष्ट करने में मुख्य भूमिका निभाता है, सबसे अधिक प्रभावित करता है ओजोन के परत को। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, राइट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और ये रिलीज किससे होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मुझे कमेंट के थ्रू बताएंगे आप सभी, बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, कार्बनिक यौगिक के अपूर्ण दहन पर प्राप्त उत्पाद है। सो ऑप्शन है CO, CO2, C2H2 या C2H4। तो कार्बनिक यौगिक के अपूर्ण दहन पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होंगे बताइए। आंसर कीजिए फ्रेंड्स, और पूरे सेशन को आप अटेंड कीजिए फ्रेंड्स। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप किसी भी क्वेश्चन का यहाँ पे मिस नहीं कर सकते। तो 106 राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे प्राप्त होता है कार्बनिक पदार्थों के अपूर्ण दहन से। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है फ्रेंड्स बहुत ही हानिकारक होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 107, वायुमंडल में किस तत्व की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है। तो हाँ यहीं तक है क्वेश्चन। देखिए ऑप्शन है लेड ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड या हाइड्रोकार्बन। सो किसके कारण यहाँ पे होती है बताइए अम्ल वर्षा। तो ये तो सभी को पता होगा, अम्ल वर्षा लगभग हम हर एक एग्जाम में इसकी तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं इसको। देखिए तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है, सल्फर के ऑक्साइड, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 108 क्या है, हरित गृह प्रभाव द्वारा होता है। तो क्या होता है, ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन या आर्गन। तो हरित गृह प्रभाव किसके द्वारा होता है बताइए, किसके कारण जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है बताइए। 108 राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव, ठीक है। तो हरित गृह प्रभाव में कौन कौन से गैस होते हैं जिसके जिम्मेदार होते हैं, हमें कमेंट के थ्रू बताइए फ्रेंड्स आप लोग। क्वेश्चन नंबर 109, विश्व उष्मायन या ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो ऑप्शन है यहाँ पे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्लोबल वार्मिंग आप सभी ने पढ़ा होगा, क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग, तो इसका कारण क्या है, कौन सी गैस के कारण होता है बताइए। 109 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड ही जिम्मेदार होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी और ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए भी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग में उतना कुछ डिफरेंस नहीं होता है, बस थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन मोटर गाड़ियों के पेट्रोल में पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन है यहाँ पे एथेन, एसिटिलीन, ब्यूटेन या प्रोपेन। तो कौन सा प्रदूषण मुक्त, ठीक, इसमें प्रदूषण नहीं होता है, ऐसा प्रदूषण मुक्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है जो मोटर गाड़ियों के पेट्रोल में पाया जाता है, जो प्रदूषण मुक्त होता है। देखिए एथेन होता है, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अवघटनीय या बायोडिग्रेडेबल है। तो जैव अवघटनीय आप लोग समझते हैं ना, ऐसे पदार्थ जो प्रकृति के द्वारा अवघटित हो जाते हैं जैव अवघटनीय कहलाते हैं, बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं, और जो अवघटित नहीं होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं प्रकृति में, वो कहलाते हैं नॉन डिग्रेडेबल या जैव अनअवघटनीय, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी कहते हैं। तो जो बायोडिग्रेडेबल है वो कौन से हैं बताना है। सो ऑप्शन है पॉलीथीन, कागज, BHC या कॉपर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए पॉलीथीन जो होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है, ये अपघटित नहीं होता है प्रकृति में। कॉपर भी नहीं होता, BHC भी नहीं होता है। तो बच्चा कागज, देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। कागज किससे बनता है कमेंट में बताइए, मुझे पता होना चाहिए आप लोग को। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, वायुमंडल का जैविक अवयव है, तो कौन सा यहाँ पे वायुमंडल का जैविक अवयव है बताइए। ऑप्शंस है स्थल मंडल, जैव मंडल, जल मंडल, क्षोभ मंडल। वायुमंडल का जैविक अवयव पूछ रहा है, ठीक है, तो वायुमंडल का क्या हो जाएगा, जैव मंडल हो जाएगा ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। सो ऑप्शन है 0.0034%, 0.034%, 0.34% या 3.47%। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो ऑप्शन डी को तो पहले काट दो, इतना ज़्यादा तो होता ही नहीं है, बताइए अब। 0.034% होता है, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, त्वचा के कैंसर तथा अनचाहे परिवर्तन या म्यूटेशन निम्न के द्वारा हो सकते हैं। सो ऑप्शन है अम्ल वर्षा, ओजोन क्षरण, CO प्रदूषण या CO2 प्रदूषण। बताइए म्यूटेशन किनके द्वारा हो सकता है। ओजोन क्षरण, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट। अब ये कैसे हो सकता है, आप लोग पूछेंगे कि ओजोन के क्षरण से हमारे शरीर में कैंसर के होने के क्या रीज़न है। तो देखिए जो हमारा ओजोन परत होता है ना, वो सभी को पता है कि वो हमारे अर्थ में UV रेस को रोकता है ना, UV रेस को हमारे धरती पर आने से रोकता है, वायुमंडल में आने से रोकता है। तो अगर ओजोन का क्षरण होने लगेगा तो UV किरणें जो होती है, अल्ट्रावायलेट रेस जो होती है, वो धरती में आने लगेंगी। और ये जो अल्ट्रावायलेट रेस होती है फ्रेंड्स, बहुत ही खतरनाक होती है, हानिकारक होती है। ये जब हमारे स्किन पर पड़ती है तो इससे हमारे टिश्यूज़ जो होते हैं, उत्तक जो होते हैं, कोशिकाओं में ये म्यूटेशन कर सकता है, ठीक है। और ये म्यूटेशन बहुत ही खतरनाक हो सकता है, जिससे कि हमें कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है। तो ऑप्शन है यहाँ पे एबेस्टस के द्वारा, सिलिका के द्वारा, कागज़ के द्वारा या कपड़े के द्वारा। श्वेत फेफड़ा कैंसर, बताइए, सुना होगा आप लोगों ने इसके बारे में। कपड़े के द्वारा होता है, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपका सेशन में समाप्त होता है। तो आपने कितने क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं हमें कमेंट के थ्रू बताइए फ्रेंड्स, ठीक है। और जहाँ पे आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है हमें कमेंट के थ्रू बताइए। जो जिस क्वेश्चन में हमने आपसे कहा है कि हमें कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, वो भी हमें बिल्कुल आप कमेंट के थ्रू बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ नए नए क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। धन्यवाद फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।